बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो कुछ हुआ है वो किसी एक मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, किसी एक असासी की कीमत में कमी बेशी नहीं, बल्कि ये लम्हा इस पूरे आलमी मालियाती निज़ाम के लिए एक खामोश मगर गहरा सवाल बनकर सामने आया है। ऐसा सवाल जो शोर नहीं मचाता मगर बुनियादें हिला देता है। आज सोने और चांदी की कीमतों में जो कुछ चंद घंटों के अंदर हुआ वो मामूली वाकया नहीं और ना ही इसे आम माशी उतार चढ़ाव कहकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। जब एक ही दिन में चांदी 17% गिरे, इससे जुड़े ETF 25% तक बैठ जाए, सोना 7 से 10% नीचे आ जाए और चंद घंटों में खरबों डॉलर का खेल हो जाए, तो ये लम्हा रुक कर सोचने का तकाजा करता है। क्रिप्टो करेंसी का क्रैश होना आज की दुनिया में एक मानूस खबर बन चुका है। स्टॉक मार्केट्स का गिरना भी कोई नई बात नहीं, लेकिन सोना और चांदी वो असासे समझे जाते हैं जिन्हें माशी नजरियात में तहफ़्फ़ुज़ की अलामत कहा जाता रहा है। यही वो असासे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया गया कि ये खतरे से पाक है, कम मुनाफा देते हैं मगर सरमाया महफूज रखते हैं। आज इन्हीं असासों में एक दिन के अंदर वो गिरावट देखने में आई जो इनके सालाना औसत मुनाफे से कई गुना ज़्यादा है, और यही बात इस वाक़ये को गैर मामूली बना देती है। इस तमाम हंगामे के दौरान जब मार्केट्स में चंद घंटों के अंदर तकरीबन $5 ट्रिलियन का लेन देन हो रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा मेटल एक्सचेंज लंदन मेटल एक्सचेंज ये कहता नजर आया कि हमें तकनीकी खराबी का सामना है, हम काम नहीं कर पा रहे। इसी वक्त HSBC जो सोने और चांदी की तिजारत में एक बड़ा खिलाड़ी है, वहां भी तकनीकी मसले की बात सामने आई। ये महज इत्तेफाक है या इस पूरे मंजरनामे का एक मानी मेज हिस्सा है, ये सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में $10 ट्रिलियन से ज़्यादा की वैल्यू मिट चुकी है, एक ऐसी रकम जो चीन की GDP के तकरीबन निस्फ के बराबर बताई जा रही है। सुबह के वक्त खबर आती है कि सोने की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3.2 ट्रिलियन की कमी आई, फिर चंद ही लम्हों में 2.3 ट्रिलियन की बहाली दिखाई दी और इसके बाद दोबारा मुसलसल गिरावट का सिलसिला चल पड़ा। ये वो हरकत नहीं जो आम सरमायाकार करते हैं, ये वो खेल नहीं जो आम मंडी में रोज देखने को मिलता है। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। इसी दौरान बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी गिरीं, लेकिन बिटकॉइन की गिरावट निस्बतन कम रही, तकरीबन 5.5%, जबकि सोना 7.5% तक नीचे आया। सवाल यह है कि जिस असासे को खतरनाक, गैर मुस्तहकम और क़ियास आराई पर मबनी कहा जाता रहा, वो निस्बतन कम गिरा, और जिसे महफूज पनागाह कहा जाता रहा, वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ गया। ये तज़ाद खुद एक पैगाम रखता है। माशियात की किताबों में हमें बताया जाता रहा कि सोना ऐसा असासा है जो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा जाता है। सालाना 2 से 3% का रिटर्न, बस इतना कि अफरात ज़र के असरात से कुछ हद तक बचाव हो। लेकिन आज एक ही दिन में इस असासे ने अपने सालाना मुनाफे से कई गुना ज़्यादा कद्र खो दी। चांदी जो आम तौर पर सनती इस्तेमाल और कद्र दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन समझी जाती है, वो 17 से 20% तक गिर गई। ये आम फ्लक्चुएशन नहीं, ये किसी बड़े दबाव की अलामत है। मार्केट में फौरी तौर पर इस गिरावट की एक वजह यह बताई गई कि अमेरिका में नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन के इंतखाब का ऐलान हुआ है और कहा जा रहा है कि इस फैसले ने मार्केट्स को हिला दिया। लेकिन अगर इस दलील को संजीदगी से परखा जाए तो ये महज एक सहल वजाहत महसूस होती है, एक बहाना जिसके पीछे असल कहानी छुपी हुई है। किसी एक शख्सियत के आने या जाने से सोने और चांदी जैसी आलमी मंडियां इस तरह नहीं टूटती, खास तौर पर इस शिद्दत और रफ्तार के साथ। ये भी कहा गया कि ये सब महज मुनाफाखोरी का नतीजा है कि कीमतें पहले तेजी से बढ़ी थीं, इसलिए अब इस्लाह आई है। बज़ाहिर ये बात दुरुस्त लगती है क्योंकि चांदी जनवरी के वस्त में 90 के आसपास थी और 30 जनवरी तक 100 से ऊपर चली गई थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये महज इस्लाह थी तो फिर ये इस्लाह इतनी बेरहम, इतनी हमागीर और इतनी तेज़ क्यों थी? ये बिटकॉइन नहीं, ये कोई छोटा सा स्टॉक नहीं, ये फिजिकल असासे है जिनकी सप्लाई, डिमांड और ज़ख़ीरा एक रियल दुनिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बात हमें एक और सिमत ले जाती है, उस सिमत जहाँ एतमाद और बेएतमादी का सवाल खड़ा होता है। सोने और चांदी में हालिया तेज़ी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि लोग बाकी असासों से एतमाद खो रहे हैं और अपनी पनाह इन दहातों में तलाश कर रहे हैं। जब निज़ाम पर एतमाद मुतज़लज़िल होता है तो सरमाया उन चीज़ों की तरफ जाता है जो सदियों से कदर की अलामत रही है। और जब यही असासे अचानक इस तरह गिरते हैं तो सवाल ये उठता है कि आया ये गिरावट खुद इसी अदम एतमाद का नतीजा है या इस अदम एतमाद को दबाने की एक कोशिश। पिछले महीने के आखिर में कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहें गर्दिश कर रही थी जिनमें कहा गया कि कुछ अमरीकी
अमेरिकी बैंकों का पेपर सिल्वर एक्सपोज हो गया है और उन्हें बेल आउट की ज़रूरत पेश आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना इन खबरों की तस्दीक की और ना ही तरदीद, मगर ये बात मालियाती हलकों में ज़ेर बहस रही। इस महीने के आखिर में जो कुछ हुआ वो इन अफवाहों से जुड़ा हुआ महसूस होता है, जैसे किसी ने पिछले तजुर्बे से सबक ले लिया हो। चांदी और सोने की ज़्यादातर तिजारत मगरिब में फिजिकल नहीं बल्कि कागजी वादों पर होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स और ETF जिनमें असल दहात की तरसील कम ही होती है। निज़ाम इसलिए चलता है कि खरीदार और बरिंदा दोनों को मालूम होता है कि डिलीवरी से पहले ही मामला निपटा लिया जाएगा। लेकिन अगर कभी ये तवाज़ुन बिगड़ जाए, अगर कभी फिजिकल डिलीवरी का मुतालबा बढ़ जाए, तो ये पूरा पेपर सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। इसी तनाजुर में चीन और मगरिब के दरमियान एक खामोश कशमकश भी नजर आती है। चीन सिल्वर को एक सनती वसीला समझकर फिजिकल शक्ल में ज़ख़ीरा करता है, क्योंकि उसकी सनतें ख़ास तौर पर नई टेक्नोलॉजीज़ इसी पर इन्हिसार करती हैं। मगरिब में ज़्यादा जोर पेपर मार्केट्स पर है, जहाँ कीमतों को कम रखने से न सिर्फ सार्फिन को फ़ायदा होता है बल्कि फ़िज़िकल और पेपर के दरमियान फ़र्क भी छुपा रहता है। जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं तो ये फ़र्क नुमाया होने लगता है, और यही वो नुमा होता है जिससे निज़ाम घबराता है। शंघाई की मार्केट में सिल्वर की कीमत अक्सर मगरिबी मार्केट से ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ फिजिकल डील होती है। ये फ़र्क बरसों से मौजूद है, और यही फ़र्क इस बात का सबूत है कि कीमतें सिर्फ रसद और तलब से नहीं बल्कि मार्केट के ढांचे से भी बनती है। हालिया क्रैश बुनियादी तौर पर पेपर मार्केट में हुआ, और इसने इस ढांचे की कमज़ोरी को एक बार फिर नुमाया कर दिया। पिछले महीने के आखिर में जब करीबी मुद्दती कॉन्ट्रैक्ट्स मुस्तकबिल के कॉन्ट्रैक्ट से महंगे हो गए थे, तो ये एक खतरे की घंटी थी। इसका मतलब ये था कि फिजिकल डिलीवरी का दबाव बढ़ सकता है। अगर खरीदार ये फैसला कर लेते कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने दे और असल सिल्वर तलब करे, तो बैंकों के लिए मसला खड़ा हो जाता, क्योंकि फिजिकल ज़खायर महदूद हैं। कहा जाता है कि पिछली बार ये सूरत हाल किसी न किसी तरह संभाल ली गई, मगर इस महीने शायद वो खतरा दोबारा मोल नहीं लिया गया। महीने के आखिर में बैंकों को अपनी पोजीशन साफ दिखानी होती है। रेगुलेटर्स, ऑडिटर्स और रिस्क टीम्स को रिपोर्ट देनी होती है। इसीलिए विंडो ड्रेसिंग की जाती है, खतरनाक पोजीशंस खत्म की जाती हैं और सिस्टम को आर्जी तौर पर महफूज दिखाया जाता है। अगर इस दौरान मार्केट में शदीद फरोख्त की जाती है तो कीमतें गिरती हैं, और यही हमने देखा। ये तमाम वाक़यात मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, ऐसी तस्वीर जो कहती है कि मसला किसी एक खबर, किसी एक फैसले या किसी एक दिन का नहीं है। ये गहरे, मुरक्कब और दीर पाइना दबाव का इजहार है, जो कभी कीमतों के ज़रिए, कभी तकनीकी खराबियों के ज़रिए और कभी खामोशी के ज़रिए सामने आता है। ये इस बात का इशारा है कि आलमी मालियाती निज़ाम के कुछ सुतून लरज़ रहे हैं, और इन लर्जिशों को वक्ती वजाहतों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम किसी खौफ को फैलाने के लिए नहीं बल्कि सवाल उठाने के लिए है। सवाल ये है कि जब महफूज समझे जाने वाले असासे भी इस तरह हिल जाएं तो एतमाद कहाँ जाए। सवाल ये है कि क्या ये महज एक वक्ती झटका है या किसी बड़े बहरान का इब्तिदाई इशारा। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हम इन इशारों को संजीदगी से लेंगे या हर बार की तरह इन्हें एक खबर समझकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि ये सवालात अहम हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहस होनी चाहिए, तो अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेशन हब को सब्सक्राइब करें और इस मुकालमे का हिस्सा बनें, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ मार्केट्स का मामला नहीं, ये एतमाद, शफ़ाफियत और मुस्तक़बिल का मामला है। अल्लाह हाफ़िज़।